मैं की मार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है समय की मार। मनोरमा जी पंकज और सुमन के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पंकज ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जी, कौन है आप लोग और किससे मिलना है? पंकज ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। बकवास बंद कर अपनी, और तेरी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों के साथ ऐसा करने की? मोहन ने पंकज का कॉलर पकड़ते हुए कहा तो पंकज ने खींचकर दो तमाचे मोहन के गाल पर जड़ दिए। अंदर नाश्ता कर रही मनोरमा जी के कानों में जैसी कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। आगे मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसी बात करने की? खबरदार, अगर बीच में कोई भी बोली तो मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, लेकिन शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए अपनी हद में रहकर बात करें तो बेहतर होगा। रविंद्र चिल्लाते हुए बोला। आप जो भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर जब बुढ़िया मर चुकी है तो हमारे खिलाफ ये नोटिस कैसे भेज सकती है? मोहन की बातें सुनकर पंकज मुस्कुराने लगा कि तभी, अरे क्या हुआ बेटा, चलो नाश्ता कर लो, कब से ठंडा हो रहा है। मनोरमा जी जैसे ही पंकज को बुलाने दरवाजे तक पहुंचे, उनको देख तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों एक ही संयुक्त स्वर में बोली, यह कैसे हो सकता है? वो बराबर अपनी आंखें मलते और मनोरमा जी को चौंकाने वाली निगाहों से देखते। ऐसे कैसा हो सकता है भाई? हमने खुद अपनी आंखों से इनकी मृत्यु सैया पे आज वर्षों बाद तीनों को सामने देखकर मनोरमा जी के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर उभर रहा था। पंकज चिल्लाता बोला, इन लोगों को धक्के मार कर घर से निकाल दो। अरे कैसे निकाल दोगे? पहले हमारे सवाल का जवाब दो। और ये बुढ़िया जिंदा कैसे है? पंकज बोला, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें कल मिल जाएंगे। गार्ड ने उन तीनों को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। वर्षों बाद मनोरमा जी को जिंदा सामने देख सोचते सोचते उन तीनों की हालत खराब हो रही थी। तो उधर मनोरमा जी धम से जमीन पे बैठ गई। सुमन ने उन्हें दौड़कर संभाला। आज सुमन की बदौलत ही वो सोचने सोचते मनोरमा जी अपने अतीत में खो गई। माई, मैं हर रोज आपको यहाँ पेड़ के नीचे बैठी देखती हूँ, क्या बात है? आज आप ठीक नहीं लग रही है, यह लीजिए पानी पी लीजिए। आप कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहेंगी? अरे आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। और यह क्या, आज आपने कुछ खाया भी नहीं है? माँ, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे हाँ, आज तक मैंने आपसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं, आपका नाम क्या है? सुमन ने एक वृद्ध महिला से कह रही थी। वो बेचारी कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम मनोरमा है, पर लोग मेरे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे मैली कहते हैं। अब तुम्हें जो पसंद है वो नाम दे दो। सुमन बोली, अच्छा तो आप मनोरमा आई हैं? सुमन के घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था। वहीं सुमन को मनोरमा जी एक बेंच पे अक्सर बैठी देखती और वो उन्हें कुछ खाना दे देती थी। न जाने क्या बात हुई, मनोरमा जी आज बेहोश लेटी हुई थी। उनका उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष होगी। वैसे भी इतनी उम्र में लोग इतना बहुत चल फिर ले उतना ही बहुत है, वरना इस उम्र में तो शरीर जवाब दे जाता है। पियो ना, आज ऐसे देख तो वह उनसे पूछ। सुमन बैठी बार बार उनसे सवाल कर रही थी, पर वो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहती थी। लगता था उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। बेचारी बड़ी मुश्किल से आंख खोल सुमन को देखती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। सुमन ने कुछ सोचा, फिर अपने घर जाकर कुछ खाने के लिए और पैरासीटामोल लेकर आए और बोली, माँ इसे खा लो, फिर दवाई ले लेना, देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी बड़ी मुश्किल से रोटी को चबा रही थी। सुमन को अफसोस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं कितनी बदबू हूँ। वो जो रोटी ले आई है, रोटी की जगह खिचड़ी या चावल ले आती तो शायद ये ठीक से खा पाती। फिर भी जब उन्होंने रोटी खा ली तो सुमन ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली गई। सुमन ने कहा रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो घर के पर्दे हटाकर बेंच पर मनोरमा काकी को देखती रही कि वो ठीक है या नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई। सुमन ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और दवाई लेकर उनके पास पहुंच गई तो देखा कि आई उठकर बैठी हुई थी। लगता है पैरासीटामोल ने अपना असर दिखाया। अगले दिन सुमन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही थी तो बगीचे से
होते हुए आई। मनोरमा काकी को देख कर वो बोली, काकी लगता है आपकी तबीयत अब ठीक है, कैसे हैं आप? काकी एक बात पूछो, क्या आपको कोई अपना नहीं है, बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको? क्योंकि आप इस बेंच पे बैठी रहती हैं, मैं देखती हूँ आपको बार बार निकाल देता है और फिर आकर आप बैठ जाती हैं। सुमन की बातें सुनकर काकी की आंखें भर आई और उनके चेहरे पे पुरानी तकलीफ की लकीरें दिखने लगी। काकी ने कहा, बेटा तुम अनजान होकर मेरी चिंता करती हो, मुझे खाना और दवाई खिला रही। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा घर धन से भरा रहे, तुम सदा सौभाग्य रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। सुमन बोली, अरे काकी मैंने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर आपने मेरे से सवालों का जवाब नहीं दिया। काकी बोली, बेटा मेरा भी भरा पूरा परिवार है, फिर भी इस बुढ़िया को दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। एक समय था मेरा और मुकेश जी का वो विवाह बड़ी गरीबी में हुआ था, मैंने ससुराल आते सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। एक पत्नी बहू भाभी सब किरदार अच्छे से निभाया, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं आने दिया, सबकी लाडली थी मैं। ससुराल में ऐसे रच बस गई थी जैसे मैं उसी घर की बेटी थी। सास ससुर तो कभी मेरी तारीफ करते ही नहीं थकते थे। शादी के पूरे 11 साल बाद मुझे 3 बेटे हुए, जैसे तैसे करके बच्चों को पाल पोस कर। सास ससुर की बीमारी सबका खर्चा मुकेश से अकेले ही उठाते थे, लेकिन एक वक्त के साथ साथ सास ससुर भी चल बसे। हमारा परिवार भी खुशियों से भरा था। मेरे पति और मेरे दोनों बेटे सब मेरा ध्यान रखते थे। मेरे पति तो मेरे हाथों के व्यंजनों के अलावा कुछ खाते भी नहीं थे। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 3 दिन दिए हैं। मेरा घर मेरे बेटे बहुओं पोते पोतियों से भरा पूरा था। हमारे कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और उसी से हमारे घर का खर्चा भी चलता था। भगवान की दया से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। पर बेटा मोहित पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसी दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी उस पर खर्च करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। एक बार जब लौट कर आया तो अपनी पसंद के एक अमीर लड़की से शादी कर ली और उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तो उसने अपने देश आना ही छोड़ दिया। सुमन ने बीच में उन्हें टोका और बोली, काकी और आपका दूसरा बेटा, उनके बारे में तो कुछ बताइए। कि बोली, दूसरा बेटा मोहन, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। वो अपने भाई के पद चिन्हों पर चलने लगा, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर उसे हमारा कस्बा छोटा लगने लगा। उसने भी आना जाना कम कर दिया। हमारी पसंद की लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी पसंद की लड़की सीमा से मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमें खबर भिजवा दी। पर त्यौहार पे भी जब उसे बुलाती तो वो आता नहीं, बस बहाना बना देता था। एक तो विदेश चला गया, एक अपने देश में रहकर भी पराया हो गया। सुमन बोली, काकी और तीसरा बेटा, उसने क्या किया? काकी बोली, तीसरा बेटा रविंद्र पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, परंतु रंग रूप में सुंदर था। उसके बाबूजी ने उसे अपनी दुकान पर बैठने को कहा था, तो उसने हमें 4 बातें सुना दी कि आप चाहते हैं कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करते रहूं। दोनों बेटों को अपनी इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया और मुझे इस छोटे से शहर में रहने को कह रहे हैं। उसने हमारी एक न सुनी और वो दिल्ली चला गया। एक रोज पड़ोस का दीपक जो तीसरे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया कि काकी रविंद्र दिल्ली में कपड़ों का करके पैसे कमा रहा है। उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी थी। काकी बोली, बेटा दुनिया में अपनी पहचान बनाई भी तो क्या बनाया? जिसने दुनिया से उसकी पहली पहचान करवाई वो उस माता पिता को ही भूल गया। बेटों की बेरुखी ने मुकेश जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। समय के साथ साथ वो शरीर से ज़्यादा मन से बीमार रहने लगे। दिन रात बेटों की याद में डूबे रहते थे, न खाते थे न पीते थे, दुकान पर भी नहीं जाते थे, बस परिवार की तस्वीरों को निहारते रहते थे। एक रोज़ उसके बाबूजी की हालत बहुत ख़राब हुई तो मैंने तीनों बेटों को फ़ोन किया कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी याद में बीमार पड़ गए हैं, आकर एक बार उनसे मिल जाओ। मोहित ने कहा, माँ कहने में क्या जाता है, करने दीजिए उनको। याद पर विदेश से अपने देश में आने में खर्चा होता है। आप जानते हैं, एक बाबूजी से मिलने के लिए इतना खर्चा करो। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ।
दूसरे ने कहा, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है और मेरी पत्नी भी काम करती है, मुझे उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। और रविंद्र तो कपड़ों के विज्ञापन में खुद को व्यस्त बताकर अपनी माँ को कहने तक का मौका नहीं दिया और इस तरह तीनों ने पल्ला झाड़ लिया। फिर वो दिन आया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया ही छोड़कर चले गए और मुझ अभागन को अकेले छोड़ गए, नए सफ़र पे निकल गए। पर भाग्य की विडमा देखो, 3 बेटे के होते हुए भी आरती को कंधा आस पड़ोस के लोगों ने दिया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे अग्नि से चिता जल रही थी, वैसे वैसे मनोरमा काकी का मन भी जल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे 3 बेटे दिए थे? ऐसे बेटों का होना और न होना एक ही जैसा है। ऐसी फूटी किस्मत के पिता की मौत पर एक बेटा आंसू तक नहीं बहा पाया। शरीर पक्ष तब से मिल गया तो अस्त कलश सब ने लाकर मनोरमा काकी के हाथ में दे दिया। मनोरमा काकी ने अपने मन को मजबूत किया और उसका विसर्जन गंगा जी में कर दिया। घर आकर वो पति की तस्वीर के सामने फूट फूट के रोने लगे। अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं किसका इंतज़ार करूंगी? कौन खाने के लिए आएगा और बार बार मुझसे चाय के लिए कौन कहेगा? जिन 3 बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज के मन में और हमारे घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। कहते कहते मनोरमा काकी और जोर जोर से रोने लगे। अब तो हर दिन ऐसा ही गुजरता था। पति के गम में काकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। सुमन बोली, फिर क्या हुआ? काकी रोते हुए बोली, एक रोज़ घर में जब मैं अकेली बैठी थी, रात का समय था और घर पूरा खाली कर दिए गए और मुझे पता भी नहीं चला। हमारी दुकान के कागज़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, तो बड़े बेटे बहू आए और रातों रात दुकान हड़प कर दिन निकलने से पहले ही किसी को बेचकर चले गए। मैंने विरोध किया तो मुझे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया। तब भी मैंने खुद को नहीं टूटने दिया और लोगों के घर काम करके अपना पेट पालने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज मैं खाली घर में अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए चुपचाप आसमान की तरफ निहार रही थी। तभी छोटा बेटा बहू आए और बोले, इस जगह को कुछ पैसे लेकर मुझे दे दो, वरना जगह मुझे खाली करवानी आती है। मैंने अपने दोस्त को बेच दिया है, अब वो यहाँ पर एक फैक्ट्री लगवाने चाहते हैं। मैं बेटी बहू के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसने मुझसे ज़बरदस्ती कागज पे अंगूठा लगवाकर और मेरा सामान घर से बाहर उठाकर मुझे भी धक्का मारकर घर से निकाल दिया और उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए और वहाँ से जाने लगा। तो मैं बेटे के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे भी अपने साथ चल। इस अभागन माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहा है? मैं अब कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे अपने से दूर धक्का देकर सड़क पे मरने के लिए छोड़कर चला गया। बेटा उस दिन मैं बेघर हो गई चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर फिर मैं दर दर भटकती रही। भटकते भटकते कब तुम्हारे शहर में आ गई मुझे पता भी नहीं चला। एक रोज़ जब मैं थकी हारी इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे यह बगीचा दिखा। उस दिन से इस बगीचे को अपना ठिकाना बना लिया। सब बताते वक्त काकी सुनने में चली गई। सुमन की आंखें भर आई और वो बस एक टक लगाए उन्हें देख रही थी। मनोरमा काकी बोली, सुबह शाम लोग यहाँ टहलने आते हैं, मुझे कुछ दे जाते हैं और कुछ तुम जैसे होते हैं जो दूसरे के दर्द में भी शामिल हो जाते हैं। जब मनोरमा काकी यह सारी बात बता रही थी तब सुमन अपने फ़ोन से उनका वीडियो बना रही थी। अचानक सुमन के दिमाग में उनके बेटों का नाम आया। तब उसे याद आया कि उनके 2 बेटे तो बहुत नामी हैं, काकी पैसे वाले हैं। सुमन ने कुछ सोचा और अपने घर चले गए। सुमन जब घर पहुंची तो उसके पति पंकज, जो कि एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा, क्या बात है, आज अंधेरा होने पर तुम घर लौट रही थी? अब तक मोहन ने पानी पिया। फिर काकी का यह वीडियो पंकज को दिखाया। पंकज को काकी बहुत कुछ जाने पहचाने लगी तो पंकज बोले, तुम इतनी दूर से उनकी ऐसी दशा देख रही हो और उन्हें वहीं छोड़ दिया, चलो उन्हें घर लेकर आते हैं। जब सुमन मनोरमा काकी के पास पहुंची तो वो अचंभित रह गई। उनकी दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। आज ही उनके मुंह से निकल पड़ा, मनोरमा नानी,
पंकज के मुंह से नानी सुनकर सुमन भी अचंभित रह गई। कौन नानी? पंकज बोले, पीहू यह मेरी नानी की बहुत अच्छी सहेली है। हम जब भी अपने नाना नानी के घर जाते थे तो यह मुझे बहुत प्यार करती थी। तरह तरह के व्यंजन मेरे लिए बनाकर नानी के घर भेजती रहती थी। मुझे भी मनोरमा नानी से काफ़ी लगाव हो चुका था। मैं जब भी नानी से मिलने के लिए जाता था तो मनोरमा नानी से ज़रूर मिलता था, लेकिन जब से हॉस्टल की पढ़ाई की और फिर नौकरी के चक्कर में पड़ा, फिर नानी जी की मृत्यु के बाद अपने बेटे बहू के साथ विदेश चली गई, इसलिए उनसे फिर कभी मुलाकात हो ही नहीं पाई। मनोरमा काकी के पास जाकर हाथ पकड़ कर बोला, नानी आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं पंकज, याद है आपको? जब बचपन में मैंने आपकी कितनी माटी के हांडे तोड़े हैं और आप मेरे पीछे पीछे दौड़ती हुई बोला करती थी, ठहर जा तुझे तो अभी बताती हूँ। मनोरमा काकी पंकज के चेहरे को हाथों से लेकर उसका माथा चूमा तो उसकी आंखें भर आई। पंकज मनोरमा काकी को घर ले आया। करीब 1 हफ्ते तक सुमन ने अपनी माँ की तरह उनकी देखभाल की, खाना पीना कपड़े लत्ते सब का ख्याल रखा। 1 हफ्ते में मनोरमा काकी की काया पलट गई थी। पंकज ने उसके अपने पास आए और कुछ कागजात दिखाते हुए बोले, काकी आपको चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपको अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मनोरमा काकी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती हूँ? पंकज बोले, काकी यह पैसों के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई होगी। आप लोगों से कितना त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो अपने बीमार पिता को वक्त नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पे। अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो कल को न जाने आपके जैसे कितनी माँ और काका जैसे कितने इस देश में पाए जाएंगे। क्या आप चाहती हो जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? काके के मुंह से निकला, नहीं नहीं बेटा, भगवान न करे किसी के साथ अभी ऐसा हो। इतना कहकर काकी ने उस कागज पे अंगूठा लगा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों बेटों को नोटिस गया तो रोज उसको देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे ने अपने दोनों भाइयों को फोन किया, भैया यह बुढ़िया तो मर गई थी, फिर यह कहाँ से जिंदा हो गई जो हमें नोटिस भेज रही है? छोटू भैया तो क्या कह रहा है? हमें तो माँ के मरने की खबर नहीं मिली, फिर तुझे कहाँ से मिल गई? भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने वीडियो भेजी थी जिसमें वो मरी हुई हालत में सड़क के किनारे पड़े थे और बहुत सारे लोग भी उनके आसपास जमा हो गए थे। मैंने उनकी वीडियो भेजी भी, आपको भेजी थी, शायद आप लोग भेजना भूल गए होंगे। मैंने खुद उसमें माँ को सड़क पे बिल्कुल मरी हालत में देखा था, तो फिर यह कैसे हो सकता है? यह सुनते ही दोनों भाई भी अचंभित रह गए। पता नहीं छोटे क्या हुआ है, लेकिन चलकर देखना पड़ेगा कि बुढ़िया मर कर वापस कैसे आ गई। दरअसल मनोरमा काकी एक दिन सड़क पे पड़ी थी और वो भूख और प्यास से तड़प रही थे, तो लोग उनकी हालत देख वहीं जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके आस प्राण निकलने वाले हैं। भाई छोटे बेटे का दोस्त भी था जो उनकी वीडियो बना रहा था। कुछ पल के लिए तो उनकी सांसें भी रुक गई थी और अगले ही पल तीनों हवा में भी तेज रफ्तार से आ चुके थे। तो मनोरमा काकी को अपने सामने देख तीनों बेटियों को बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी भी अपनी आंखें मलते तो कभी एक दूसरे को देखते। एक पल को तो वो तीनों बेटों को देखकर मनोरमा काकी की आंखें भर आई। वो उनसे लिपट कर अपने पति का शोक मनाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से में उनका मन ज्वालामुखी बन दहक रहा था। अगले दिन जब कोर्ट के सामने तीन बेटों से मुलाकात हुई तो बेटा तनतनाते हुए बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारे खिलाफ नोटिस जारी किया और अभी हमारे सामने अफसोस जता रहे हैं। अरे पैसे चाहिए तो मांग लेते, कम से कम हमारा नाम तो नहीं खराब करते। तीनों बेटे ने उन पर चिल्लाने लगे। दूसरा बेटा, माँ आपको अगर पैसे की इतनी ही भूखी थी तो किसी के घर में काम कर लेती। तीसरा बोला, आपको पता है मेरी लाइफ की चमक आपने उसे भी धुंधला कर दिया। अरे किसी वृद्धाश्रम में चली जाती, आप कितने दिन और जिएंगी? भगवान ने भी क्यों मरते मरते आपको बचा लिया। अच्छा होता आप उसी दिन सड़क पे मर जाती तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब देखना कल मसाला लगाकर मीडिया वाले इस खबर को कैसे छापेंगे। आपको हमारी कामयाबी लगता है बच नहीं रही थी।
बेचारी माँ भीगी पलकों से तीनों बेटों को टुक टुक निहार रही थी और थम से कुर्सी पर बैठ गई। सुमन ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। मनोरमा काकी ने बड़े बेटे से कहा, जब तुम हमें छोड़कर विदेश चले गए थे तो तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम जो पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा किया था, तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और रविंद्र, तुम तो ना पढ़ने में अच्छे थे ना किसी काम में, तुम तो भाग कर वहाँ गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। बेटों को होते हुए मुझे अपने पति की अस्थियां गंगा में प्रभावित करनी पड़ी, उसमें भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने दुकान और घर मुझसे हड़प कर मुझे सड़क पे मरने के लिए छोड़ गए। आज तुम लोग कहती हो मैं किसी के घर में काम कर लेती या वृद्धाश्रम चली जाती। अरे शर्म करो, ऐसे बेटे होने से अच्छा मैं बाँच ही रहती। तुम लोग ने भले ही अपने क्षेत्र में नाम कमा लिया हो, पर एक माँ की नज़र में तुम सब जीरो हो। अरे जो अपने पिता को कंधा न दे सके वो बेटे किस काम के और किस नाम के? तुम लोगों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम नहीं बल्कि मेरी कोख को भी अपमानित किया है, जिसकी सजा तुम लोगों को आज नहीं तो कल मिलकर रहेगी। तभी जज साहब ने तीनों बेटों को अंदर बुलाया और मनोरमा काकी कुर्सी पर गर्दन टिकाकर फैसले का इंतजार करने लगी। जज ने अपना फैसला सुनाया। एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि आप तीनों को अपनी माँ को देने होंगे और बारी बारी से 4-4 महीने के लिए उन्हें अपने साथ रखेंगे। यह फैसला सुनते ही पंकज खुश हो गया और सुमन ने भी अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन मनोरमा काकी बोली, नहीं जज साहब, मुझे अब इन जैसे नालायक बेटों के साथ नहीं रहना। इन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए ताकि कोई दूसरे बेटे अपने माता पिता के साथ ऐसी नीच हरकत करने के बारे में सोचे बिना। सभी लोग मनोरमा जी को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे कि कोई माँ इतनी कठोर कैसी हो सकती है। जज ने भी उन तीनों को 1 साल की सजा सुनाई। बाहर आकर मनोरमा काके पे राशन पानी लेकर चट गई। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, कभी सोचा है अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? दूसरी बहू नाते हुई मनोरमा काके की तरफ हाथ लेकर बढ़ी तो आज काके ने सड़क के बीचों बीच बहू को जोरदार तमाचा जड़ दिया और धरते हुए बोली, खबरदार जो ऐसी गलती करने की भी सोची तो, वरना तुम्हारे साथ भी वही करूंगी जो तुम्हारे पतियों के साथ किया है। काकी का यह रूप देखकर तीनों बहुओं के साथ साथ आसपास के लोग भी सन्न रह गए। पंकज और सुमन मनोरमा काकी का यह रूप देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और वापस उन्हें अपने साथ घर ले आए। ऐसे ही समय बीत रहा। तकरीब 2 साल बाद एक दिन मनोरमा काकी आंगन में आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। रविंद्र हाथ में एक पेपर था। सुमन ने जैसे ही काकी को हिलाया तो दूसरी तरफ लुढ़क गई। सुमन फूट फूट के रोने लगी। पंकज ने वो पेपर पढ़ा तो दोनों की आंखें भर आई। पता नहीं किसने उनकी तीनों बेटों को उनकी जाने की खबर दे दी थी तो वो तुरंत वहां आ पहुंचे। शायद अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और जैसे ही मनोरमा काकी के तीनों बेटे अपनी माँ के मृत्यु शरीर की तरफ आगे बढ़े, सुमन ने उन्हें रोकने का इशारा किया और एक कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर साफ साफ लिखा था कि मेरे तीनों बेटे मेरे मृत शरीर को हाथ नहीं लगाए। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझ अभागन को मुखाग्नि सुमन या उसके पति दोबारा दिलवाए जाए। मैं अपने बेटे को इस अधिकार से वंचित करती हूँ। तीनों शर्म के मारे जमीन पे गिरे जा रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग तीनों पर थू थू कर रहे थे। बेटों को होते हुए भी मनोरमा काकी को घर के कंधों ने सहारा दिया। दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है, एक माँ बच्चों को अपनी कोख में महीने तक संभालती है और इतने दर्द सहकर उन्हें जन्म देती है, पर वही बच्चे माँ को 9 दिन भी नहीं रख पाते और न ही उसके दर्द को महसूस कर पाते हैं। क्या बच्चे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बुढ़ापा आएगा? दोस्तों, मनोरमा काकी ने जो फैसला लिया क्या वो सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।